भारतीय काव्यशास्त्र पर अध्ययन के क्रम में हम तीसरे सप्ताह में पहुंच चुके हैं और इस सप्ताह सबसे पहले हम काव्य हेतुओं की चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतुओं की बड़ी विशद चर्चा मिलती है और अपने आज के व्याख्यान में हम उन काव्य हेतुओं की चर्चा करेंगे, उन्हें समझने की चेष्टा करेंगे। हमारा यह व्याख्यान मुख्य रूप से जिन बिंदुओं को स्पर्श करेगा या जिन बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे वे हैं काव्य हेतु का अभिप्राय। हम सबसे पहले काव्य हेतु शब्द कहने से उसका क्या अर्थ होता है यह जानेंगे। इसके बाद काव्य हेतु संबंधी विभिन्न दृष्टियों की चर्चा करेंगे और उसके बाद जो तीन प्रमुख काव्य हेतु निर्दिष्ट किए गए हैं, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, हम इनके बारे में अलग अलग जानेंगे। काव्य हेतु शब्द सुनते ही हमारा ध्यान इस तरफ जाता है कि इस काव्य हेतु कहने में हमारा अभिप्राय क्या है, किसे हम काव्य हेतु कहते हैं। काव्यशास्त्र के आचार्यों के यहाँ निर्दिष्ट इस शब्द के अभिप्रायों की विवेचना के क्रम में हम यह पाते हैं कि काव्य हेतु जब भी हम कहते हैं तो उसका सामान्य साधारण अर्थ होता है काव्य के कारण। हेतु मतलब कारण। इस रूप में काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य के कारण। काव्य जिन कारणों से संभव होता है वे कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। यानी जिन कारणों से प्रेरित होकर कवि काव्य रचता है उन कारणों को काव्य हेतु कहा जाता है। आधुनिक शब्दावली में आधुनिक विचारकों के यहाँ हेतु के लिए ऐसा नहीं है कि हेतु शब्द का ही प्रयोग किया जाता रहा है। जिस शब्द का प्रयोग आजकल इसी अर्थ में सबसे अधिक किया जा रहा है वह है प्रेरणा। यानी आधुनिक शब्दावली में हेतु के लिए ठीक उसी अर्थ में प्रेरणा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। पर जब हम प्रेरणा कहते हैं तो प्रेरणा कहने में एक प्रकार की दैवी आंतरिकता का बोध होता है, एक डिवाइन कॉन्शसनेस का बोध होता है, जिसे संस्कृत काव्यशास्त्र में अलग अलग काव्य हेतुओं के अंतर्गत निर्दिष्ट एक काव्य हेतु जिसे प्रतिभा कहा गया है उस ओर हमारा झुकाव होता है। प्रेरणा प्रतिभा के अधिक निकट है और संस्कृत काव्यशास्त्र में इसे ही प्रतिभा के रूप में बताया गया है। काव्य हेतुओं के अंतर्गत इसका विवेचन हुआ है। पर जब हम प्रतिभा कहते हैं तो वह ठीक ठीक उसी अर्थ में उस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है काव्यशास्त्र में जिस अर्थ में हम प्रेरणा शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रतिभा अपने अर्थ में अपने साथ साथ एक दीर्घकाल व्यापी साधना, कॉन्शस क्राफ्टमैनशिप से भी जुड़ी होती है, जिसका फल काव्य होता है। एक दीर्घकाल व्यापी साधना जब प्रतिभा के साथ संयुक्त होती है तब काव्य फल का निर्माण होता है, उसका फल काव्य होता है। केवल प्रतिभा का फल काव्य नहीं है, ऐसा संस्कृत के आचार्यों का मानना रहा है। इसलिए संस्कृत के आचार्यों ने काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा के साथ साथ दो और काव्य हेतुओं की चर्चा की है, व्युत्पत्ति और अभ्यास। केवल एक काव्य हेतु संस्कृत काव्यशास्त्रियों के यहाँ वर्णित नहीं है, बल्कि प्रतिभा और प्रतिभा के साथ साथ उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास का भी उल्लेख किया है। इन तीनों काव्य हेतुओं
के संदर्भ में काव्यशास्त्र में काव्यशास्त्रियों के यहाँ एक प्रकार की दृष्टि नहीं है, अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग धारणा है, जिन्हें हम काव्य हेतु संबंधी विभिन्न दृष्टियों के रूप में समझ सकते हैं। काव्य हेतु के प्रश्न को लेकर जो संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्य हुए हैं, उनके सामान्यतः मोटे तौर पर दो वर्ग बनाए गए हैं। दो तरह की धारणा मिलती है। एक वर्ग को विशिष्ट काव्य हेतुवादी वर्ग कहा गया है। विशिष्ट काव्य हेतुवादी वर्ग के अंतर्गत आचार्य दंडी, रुद्रट, मम्मट, वाग्भट्ट आदि आचार्यों का नाम आता है। ये सारे आचार्य काव्य हेतु के संदर्भ में विशिष्ट काव्य हेतुवादी हैं। और एक दूसरा वर्ग भी है जिसे सामान्य काव्य हेतुवादी वर्ग कहा गया है। इस वर्ग के आचार्यों में पंडितराज जगन्नाथ और हेमचंद्र का नाम विशेषतः उल्लिखित हुआ है। जो विशिष्ट काव्य हेतुवादी वर्ग के आचार्य हैं, वे सब मृत पिंड चक्रादि न्याय के तहत उस न्याय को मानते हुए यह धारणा रखते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि काव्य को संभव करने के लिए ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घड़ा बनाने के लिए केवल मृत पिंड पर्याप्त नहीं है। मिट्टी तो चाहिए ही, पर केवल मिट्टी हो तो घड़ा नहीं बन सकता। केवल कुम्हार का चाक उपलब्ध हो और मिट्टी न हो तो घड़ा नहीं बन सकता। केवल अग्नि हो पकाने के लिए, पर कच्चा घड़ा निर्मित न हुआ हो तो घड़ा नहीं बन सकता। तो विशिष्ट काव्य हेतुवादी वर्ग के आचार्यों का मानना है कि जैसे मृत पिंड चक्रादि न्याय कहता है कि मृत पिंड, चाक और अग्नि ये सब मिलकर घड़ा का निर्माण करते हैं। इन सब के होने से ही घड़े का होना संभव है। उसी तरह प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, इन तीनों की उपस्थिति काव्य को संभव करने के लिए आवश्यक है। इनमें से केवल प्रतिभा के होने से काव्य संभव नहीं, केवल अभ्यास या केवल व्युत्पत्ति के होने से काव्य संभव नहीं। काव्य के होने के लिए प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, इन तीनों का होना आवश्यक है। जो दूसरा वर्ग है सामान्य काव्य हेतुवादी वर्ग, उन वर्ग के आचार्यों का मानना है कि एक न्याय और है संस्कृत में जिसे तृण अरणि मणि न्याय कहते हैं। तृण, अरणि और मणि, जैसे गर्मी के दिनों में दोपहरी में सूखे घास के मैदान में यूं भी अनायास आग लग जाती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वन में जो सूखी टहनियाँ हैं वो एक दूसरे पर स्पर्श करके, रगड़ करके अग्नि को उत्पन्न कर सकती हैं। और मणि, जो सूर्य की किरण जब उसमें से प्रवाहित होती है, परावर्तित होती है, तब वहाँ भी अग्नि उत्पन्न होना संभव है। ये तीनों ही अग्नि को उत्पन्न करने में सक्षम हैं, अलग अलग सक्षम हैं। तीनों की एकत्र उपस्थिति आवश्यक नहीं है। उसी तरह से इस न्याय को मानते हुए सामान्य काव्य हेतुवादी वर्ग के आचार्य, जिनमें पंडितराज जगन्नाथ और हेमचंद्र का नाम विशेष रूप से आता है, इन आचार्यों का मानना है कि तीन काव्य हेतु तो हैं, पर इन तीनों में से भी कोई एक भी काव्य के लिए, काव्य को संभव करने के लिए पर्याप्त है। यदि तीनों एक साथ न भी हों तो भी काव्य संभव हो सकता है। और ऐसे कवियों के उदाहरण हमारे सम्मुख हैं जिनके यहाँ व्युत्पत्ति और अभ्यास अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ता है, पर उनकी प्रतिभा के कारण उनका काव्य उत्कर्ष तक पहुँचा है, उनका काव्य उत्कृष्ट माना गया है।
तो ये दो धारणाएं हैं काव्य हेतु के संदर्भ में। विशिष्ट काव्य हेतुवादी वर्ग जो यह कहता है मृत पिंड चक्रादि न्याय की तरह सारे काव्य हेतुओं की एकत्र उपस्थिति आवश्यक है, और दूसरा वर्ग जो तृण अरण्य मणि न्याय को मानता है और यह कहता है कि इन तीनों काव्य हेतुओं में से कोई एक काव्य हेतु भी काव्य को संभव करने के लिए पर्याप्त है। अब जो भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों की परंपरा है उनमें भरत मुनि का नाम सबसे पहले आता है, और उन्होंने भी अपने नाट्यशास्त्र में काव्य हेतु के संदर्भ में स्पष्ट विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कुशला ये विदग्धाश्च प्रगल्भाश्च जितश्रमाः तेषव्यं नाट्य संज्ञो हि वेदः संक्राम्यतां त्वया ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चास्य सत्तम अशक्ता भगवन् देवा अयोग्या नाट्य कर्मणि। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कवि या नाटककार को, जो कि नाट्यशास्त्र नाटक के संदर्भ में है प्रधानतः, हम उन्हीं संदर्भों को काव्य पर भी समझ लेते हैं। तो कवि या नाटककार को सबसे पहले तो बहुविद्या विचक्षण यानी बहुत सारी विद्याओं का जानकार होना चाहिए, सर्वशास्त्रविद होना चाहिए। कवि या नाटककार के लिए यह आवश्यक है कि वह बहुविद्या विचक्षण हो। इसके साथ साथ ग्रहण, धारण, ज्ञान एवं प्रयोग में कवि के लिए जिन आवश्यक गुणों की चर्चा भरत मुनि ने की है वे हैं विदग्धता, प्रगल्भता तथा आलस्य का अभाव। उनका कहना है कि कवियों को या नाटककारों को ग्रहण, धारण, ज्ञान और प्रयोग में विदग्ध होना चाहिए, प्रगल्भ होना चाहिए, और वहाँ आलस्य का अभाव, आलस्य न हो तो यह श्रेयस्कर है। जिताश्रम शब्द का प्रयोग किया है भरत मुनि ने, और इस जिताश्रम शब्द के द्वारा उनका अभिप्राय निरंतर अभ्यास पर है, लगातार अभ्यास पर है, ऐसा अभ्यास जिसका क्रम टूटता न हो। जिताश्रम के द्वारा भरत मुनि ने निरंतर अभ्यास पर बल दिया है, और कुशल शब्द उनके यहाँ नैसर्गिकी प्रतिभा, जन्म से ही मिलने वाली प्रतिभा या काव्य की स्वाभाविक योग्यता का वाचक है। जब भरत मुनि कुशल शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका अभिप्राय प्रतिभा से होता है। उनका यह भी कहना है कि यह जो विदग्धता है वह गुरु शिक्षा से प्राप्त गुण से आती है, गुरु शिक्षा उसका कारण है, और जो प्रगल्भता है वह लोक व्यवहार के ज्ञान से आती है। लोक व्यवहार का ज्ञान ही प्रगल्भता को सिद्ध करता है। तो इस तरह से सबसे पहले तो भरत मुनि ने कवियों के लिए सर्वशास्त्रज्ञ, सर्वशास्त्रविद या बहुविद्या विचक्षण होना आवश्यक माना, और फिर उनमें जिन आवश्यक गुणों की उपस्थिति अनिवार्य मानी है वे हैं विदग्धता, प्रगल्भता, आलस्य का अभाव और जिताश्रम होना। और फिर यह बताया, समझाया कि यह जो विदग्धता है वह गुरु शिक्षा से प्राप्त गुण से आती है, और प्रगल्भता लोक व्यवहार के ज्ञान से आती है। इस तरह समाहार रूप में हम कह सकते हैं कि भरत मुनि के यहाँ जब काव्य हेतु की हम चर्चा करते हैं, काव्य हेतु के प्रसंग में नाट्यशास्त्र को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रतिभा, ज्ञान, गुरु का उपदेश और निरंतर अभ्यास, इन सब को भरत मुनि ने काव्य कारण या काव्य हेतु माना है। भरत मुनि के पश्चात जिन आचार्यों के यहाँ काव्य हेतु संबंधी विमर्श हमें दिखाई पड़ता है, उनके यहाँ काव्य हेतु विमर्श के स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं
तो हमें अलग अलग धारणाएं मिलती हैं। कुछ तो हमने चर्चा की जिन दो विशिष्ट काव्य हेतु संबंधी वर्गों की, तो इन सब विवेचना के क्रम में हम यह पाते हैं कि बहुत सारे आचार्य ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि ये जो तीन हेतु हैं, काव्य हेतु हैं, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, ये तीनों हेतु समान रूप से, समान महत्व के काव्य के पृथक पृथक कारण हैं। इनमें से कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है और कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी धारणा यह स्पष्ट होती है कि ये जो तीनों काव्य हेतु हैं, ये तीनों काव्य हेतु मिलकर समग्र रूप से, समवेत रूप से काव्य का कारण बनते हैं। ये तीनों हेतु मिलकर एक कारण बन जाते हैं, तीनों अलग अलग नहीं रहते। और फिर कुछ आचार्यों ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि प्रतिभा अनिवार्य कारण है। कुछ आचार्यों ने तो यह कहा कि प्रतिभा ही एकमात्र कारण है, और कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है। प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना असंभव है। इस काव्य हेतु संबंधी विमर्श, काव्य हेतु स्वरूप को जब हम आगे बढ़ाते हैं और भरत मुनि के पश्चात आचार्यों के यहाँ उसकी खोजबीन करते हैं, तो ध्वन्यालोक का एक प्रसंग सबसे पहले उपस्थित होता है। आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में यह कहा गया है, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। श्रृंगारी चेत कवि काव्ये जातम रसमयम जगत, स एव वीतरागश्चिन्नीरीशम सर्वमेव तत्। बहुत बड़ी बात कही है आनंदवर्धन ने, बहुत बड़ी। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, ये जो कवि हैं वो भी प्रजापति की तरह एक अलग दुनिया बनाते हैं, एक अपर संसार की सृष्टि करते हैं, जिसमें यथास्मै रोचते विश्वम, अपनी रुचि से एक विश्व बनाते हैं, एक प्रति संसार रचते हैं। ध्वन्यालोक के इस प्रसंग में आनंदवर्धन ने यह कहना चाहा है कि कवि अनंत काव्य संसार का रचयिता है। सृष्टि, उसकी बनाई हुई दुनिया वही रूप धारण कर लेती है जो रूप कवि उसे प्रदान करना चाहता है। यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, सृष्टि वही रूप धारण कर लेती है जो रूप उसे वह प्रदान करना चाहता है। आशय क्या हुआ इसका? श्रृंगारी चेत कवि काव्यम जाते रसमयम जगत। यदि कवि श्रृंगार का वर्णन करता है तो समस्त काव्य संसार श्रृंगार से परिपूर्ण लगता है। स एव वीतरागश्चिन्नीरीशम सर्वमेव तत्। और यदि वही कवि अपने काव्य संसार में वैराग्य का वर्णन करता है, विराग का वर्णन करता है, तो सर्वत्र वैराग्य की भावना ही व्याप्त दिखाई पड़ती है। चारों ओर विराग ही विराग छा जाता है। यह कवि की जो क्षमता है उसका परिचायक है। पर केवल क्षमता नहीं, कवि अपनी इस क्षमता का ऐसा उपयोग किन कारणों से कर पाता है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है इस प्रसंग में। तो उन कारणों की चर्चा करते हुए भट्टतौत्र ने यह कहा, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता वर्णना निपुणः कवि। जो प्रज्ञा है वही प्रतिभा का रूप धारण करती है। कैसी प्रज्ञा? नव नवोन्मेष शालिनी, जो निरंतर नवोन्मेष करती हो, पुराने को पुराना नहीं रहने देती, पुराने प्रसंगों को, पुराने विषयों को, हमारे जाने हुए वस्तु जगत को ही कुछ इस रूप में प्रस्तुत करती है कि वह हमें नया नया लगने लगता है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। आनंदवर्धन ने यह कहा कि जो प्रतिभा है वो ऐसी क्षमता है कवि की जिसमें
हमें वस्तुओं का वह स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है जो हमने उससे पहले उसे वैसा अनुभव नहीं किया था। अपूर्व, ऐसा वह पहले नहीं था। यानी उन्हीं वस्तुओं को पहले से कुछ अलग, पहले से कुछ विशिष्ट, पहले से कुछ नया बनाकर कवि अपनी प्रतिभा के स्पर्श से प्रस्तुत करते हैं। यह आनंदवर्धन ने कहा, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अपूर्व वस्तु, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार की सारी वस्तु, जिसे वस्तु जगत हम कहते हैं, हमारी इंद्रियों से जिसे हम ग्रहण करते हैं, उन्हीं वस्तुओं को, हमारी जानी पहचानी हुई दुनिया को ही कवि कुछ नया कर देते हैं और वह नयापन उसे अपूर्व बनाता है। तो अपूर्व बना देने की क्षमता ही प्रतिभा है। यह प्रतिभा के संदर्भ में कहा है आनंदवर्धन ने। वामन ने इसी को और सूत्रबद्ध किया और यह कहा, कवित्व बीजम प्रतिभानम। प्रतिभा ही कविता का बीज स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उत्स है। प्रतिभा के अभाव में कविता संभव नहीं। इस प्रतिभा पर विचार करते हुए फिर से ध्वन्यालोक की चर्चा आवश्यक लगती है। आनंदवर्धन ने यह कहा, प्रतिभा के स्वरूप पर विचार करते हुए, अव्युत्पत्ति कृतो दोषः शक्त्या संहिल्यते कविः यसत्व शक्ति कृतो दोषः सह झटित्यवभाषते। यानी कवि के पास यदि शक्ति है, कवि के पास यदि प्रतिभा है जिसे वह शक्ति कह रहे हैं, तो प्रतिभा होने से व्युत्पत्ति के अभाव से उत्पन्न दोषों को वह छिपा सकता है। वे सारे दोष छिप सकते हैं, गोपन रह सकते हैं, प्रकट नहीं होंगे यदि प्रतिभा है। तो कवि के पास यदि प्रतिभा है तो व्युत्पत्ति आदि के अभाव से उत्पन्न दोष भी छिपे रह सकते हैं। पर यदि कवि के पास प्रतिभा का ही अभाव है और केवल व्युत्पत्ति है, तो उसकी रचना के दोष सहसा प्रकट होंगे ही, वो प्रकट हुए बिना नहीं रह सकते। यानी प्रतिभा यदि है तो दोष छिपे रह सकते हैं, और यदि प्रतिभा ही नहीं है तो दोष तो प्रकट होंगे ही। अव्युत्पत्ति कृतो दोषः शक्त्या संहिल्यते कवेः। पर प्रश्न यह है, यह प्रतिभा आती कहाँ से है? कोई प्रतिभावान कैसे बन सकता है? क्या चाहिए उसे प्रतिभा पाने के लिए? इस पर बहुत विचार हुआ है और प्रायः आचार्यों ने इसे नैसर्गिकी, ईश्वर प्रदत्त, जन्म जन्मांतर का संस्कार, बाय बर्थ मिलने वाली प्रज्ञा कहा है। दंडी कहते हैं, नैसर्गिकी च प्रतिभा। प्रतिभा नैसर्गिक है, वो हम अर्जित नहीं करते, वो हमें जन्म के साथ ही मिलता है। न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना। वामन कहते हैं, जन्मांतर संस्कारापेक्षिणी सहजा। सहजा है, जन्मांतर है, जन्म के साथ ही मिलता है। अभिनव गुप्त कहते हैं, कवित्व बीजम जन्मांतर संस्कारगत विशेषः कश्चित। यह जन्म जन्मांतर का संस्कार है। और जगन्नाथ कहते हैं, अनादि प्राक्तन संस्कार प्रतिभानमयः। यह पूर्व जन्मों का संस्कार है जो प्रतिभा के रूप में प्रस्फुटित होता है। तो प्रतिभा पाई जाती है, प्रतिभा अर्जित नहीं की जाती, प्रतिभा सीखी नहीं जाती। प्रतिभा को हम इस जन्म में पाते नहीं हैं, वह हमें मिली होती है या नहीं मिली होती है। इसी क्रम में व्युत्पत्ति और अभ्यास की भी चर्चा मिलती है। व्युत्पत्ति के संबंध में जब हम विचार करते हैं, काव्यशास्त्र के आचार्यों के निकट पहुंचते हैं, तो हम पाते हैं कि राजशेखर ने कहा, बहुज्ञता व्युत्पत्ति इत्याचार्याः। बहुज्ञता व्युत्पत्ति इत्याचार्याः। बहुज्ञता ही व्युत्पत्ति है। बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे शास्त्रों का, लोक व्यवहार आदि का ज्ञान
व्युत्पत्ति के संबंध में जब हम संस्कृत के काव्यशास्त्र के आचार्यों के निकट पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि राजशेखर ने कहा बहुज्ञता व्युत्पत्ति इत्याचार्याः। बहुज्ञता ही व्युत्पत्ति है, ऐसा आचार्य मानते हैं। बहुज्ञता यानी बहुत सारे विविध विषयों का ज्ञान। यदि यह ज्ञान नहीं होगा तो कविता में कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि कवि वसंत का वर्णन कर रहा है और उसे यह पता ही न हो कि वसंत के समय में कोयल कूकती है, वसंत के समय में प्रकृति में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, और कहीं अपने काव्य में इस वसंत के कारण प्राकृतिक परिवर्तनों का ज्ञान न होने के कारण उसने वर्षा से संबंधित वर्णन कर दिया, तो यह उसके व्युत्पत्ति के अभाव से उत्पन्न दोष होगा। व्युत्पत्ति बहुत आवश्यक है। व्युत्पत्ति से हमें अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए राजशेखर ने कहा बहुज्ञता व्युत्पत्ति इत्याचार्याः। राजशेखर ने यह भी कहा अपने काव्य मीमांसा में उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति। उचित और अनुचित का विवेक यह व्युत्पत्ति से हमें मालूम पड़ता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मंगलकारी है, क्या अमंगलकारी है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। हमारी बुद्धि का वह हिस्सा जो यह पृथक करता है, जो इसमें अंतर करता है, वह विवेक है। क्या हमें बचाना है, क्या है जो रक्षणीय है, और वह क्या है जो उपेक्षणीय है, त्याज्य है। यह विवेक हमें इस संदर्भ में सावधान करता है। तो उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति ही। तो व्युत्पत्ति के दो संदर्भ मिलते हैं राजशेखर के यहाँ, एक बहुज्ञता के अर्थ में और एक उचित अनुचित विवेक के अर्थ में। रुद्रट एक बड़े आचार्य हुए हैं, उनका कहना है छंदो व्याकरण कलालोक स्थिति पद पदार्थ विज्ञानात् युक्ता युक्त विवेको व्युत्पत्तिर्यम समासेन। और भी उन्होंने इसे स्पष्ट किया कि छंद का ज्ञान, काव्य छंद में ही, काव्य छांदस अभिव्यक्ति है, तो छंद का ज्ञान उसे होना ही चाहिए। उसके साथ साथ व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, कलाओं की दुनिया की जानकारी उसे होना चाहिए, पद पदार्थ हमारे चारों तरफ का जो पदार्थ जगत है उसकी जानकारी होनी चाहिए। युक्ता युक्त विवेको, और कब कहाँ किसका इस्तेमाल करना है, कब कहाँ किससे कैसा प्रयोग करना है, यह विवेक होना चाहिए कवियों में। व्युत्पत्तिर्यम समासेन, इन सब का समष्टि रूप ही व्युत्पत्ति है, ऐसा रुद्रट ने कहा। हेमचंद्र कहते हैं लोक शास्त्र काव्येषु निपुणता व्युत्पत्ति ही। लोक और शास्त्र ये दोनों एक दूसरे को नया नया जीवन प्रदान करते हैं। शास्त्र जब शिथिल पड़ने लगता है, ठहर सा जाता है, तो वह लोक की ओर देखता है, और लोक जब कभी समस्या में होता है, जब उसे अपने प्रश्नों का समाधान नहीं दिखता, उत्तर नहीं सूझता, तब वह शास्त्र की ओर देखा करता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक की तरह है। लोक और शास्त्र, इन दोनों का मेल आवश्यक है। हमारे यहाँ न तो शास्त्र को ही मुख्य माना गया है और न केवल लोक ज्ञान को ही। दोनों ही एक दूसरे से लेते और देते रहे हैं, और इस क्रम में लोक शास्त्र की परंपरा आगे बढ़ी है। तो लोक शास्त्र काव्येषु निपुणता व्युत्पत्ति ही, ऐसा हेमचंद्र ने कहा। हेमचंद्र जो कि बहुत बाद के हैं, उनके समय तक आते आते लोक जीवन का काव्य में अधिक समावेश दिखाई पड़ने लगा था। इसलिए काव्य हेतु के प्रसंग में जब वह व्युत्पत्ति की चर्चा करते हैं तो यह लोक उनके यहाँ उपस्थित दिखाई पड़ता है। और तीसरी जो अवधारणा है काव्य हेतु के संदर्भ में, वह अभ्यास है।
यह तीसरा काव्य हेतु है। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। अभ्यास के संदर्भ में भामा कहते हैं, शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद विद्वांसनाम विलोकयांत निबंधाश्च कार्यः काव्य क्रियादरः। क्रिया निरंतर अभ्यास, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास, बड़े से बड़ा जो कुशल हो चुका है अपने क्षेत्र में, कला की दुनिया में, कविता की दुनिया में, उसके लिए भी आवश्यक है कि वह निरंतर अभ्यास करे। प्रतिभा और व्युत्पत्ति के साथ साथ अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। शब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा तद विद्वांसनाम विलोकयांत निबंधांश्च कार्यः काव्य क्रियादरः। और फिर दंडी ने कहा, कृषे कवित्वेपि जनाः कृतश्रमाः विदग्ध गोष्ठीषु विहर्तुमीशते। यानी ये जो भामह और दंडी कह रहे हैं अभ्यास के प्रसंग में, इनका मंतव्य यह है कि निरंतर परिशीलन ही अभ्यास है। निरंतरता पर बल है, निरंतर लगातार। अभ्यास कोई एक दिन की वस्तु नहीं है, यह निरंतरता की अपेक्षा करती है। तो निरंतर परिशीलन ही अभ्यास है। पुरातन कवियों के काव्य के अनुशीलन, अभ्यास किसका करेंगे? तो बताया कि पहले के कवियों ने जो काव्य रचे हैं, उनके रचे हुए काव्य का अनुशीलन, वह अभ्यास है। अपने से पहले के महान कवि हुए हैं, क्लासिकल रचनाएं हैं, उन रचनाओं का निरंतर अनुशीलन परिशीलन, यह अभ्यास कहलाता है। पुरातन कवियों के काव्य के अनुशीलन तथा रचना के अभ्यास द्वारा ही कवि शब्द निर्वाचन और प्रयोग कौशल में सिद्ध होता है। शब्द निर्वाचन और प्रयोग कौशल में सिद्धि अभ्यास का परिणाम है। किस अर्थ में, किस संदर्भ में, उचित प्रसंग में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना है, यह बहुत आवश्यक है। जल के इतने सारे पर्याय उपस्थित हैं, जल है, पानी है, पर इन दोनों ही शब्दों का हम एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते। यदि भगवान पर जल चढ़ाना है तो वहाँ हम यह नहीं कह सकते कि एक लोटा पानी चढ़ाया। और अस्पताल में यदि डॉक्टर कहेंगे किसी मरीज से कि एक बोतल जल चढ़ाना है, तो वहाँ वही अर्थ नहीं आ सकता जो उसके ऐसा कहने में आएगा कि एक बोतल पानी चढ़ाना है। इसी तरह से एक ही अर्थ में व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों का किस अर्थ में निर्वाचन करना है, कहाँ कैसा विनियोजन करना है, यह पुरातन कवियों के काव्य के निरंतर परिशीलन और अनुशीलन यानी अभ्यास से संभव होता है। तो इस तरह से प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, ये तीन काव्य कारण या तीन काव्य हेतु बताए गए हैं। और मैंने बताया अभी कि प्रतिभा के बारे में कहा गया, प्रतिभा नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमता है। प्रतिभा के स्पर्श से जो हमारे परिचित जगत है, वस्तु जगत है, वह भी कुछ नया सा लगने लगता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है भिक्षुक। न जाने कितने भिक्षुकों को हम निरंतर देखते हैं, पर उनकी कविता के माध्यम से जिस भिक्षुक को हम देख पाते हैं, जो भिक्षुक हमारे सामने उपस्थित होता है, वह कुछ नया है, अपूर्व है। तो ऐसी क्षमता कवियों में होती है, वह साधारण जन में नहीं होती। देखता तो साधारण जन भी है, पर चूंकि उसके पास वह जन्म जन्मांतर का संस्कार, जो अनादि प्राक्तन संस्कार है, वह नहीं है, इसलिए वह उस तरह से उस भिक्षुक को नहीं देखता
जिस तरह से जन्म जन्मांतर के संस्कार से संयुक्त प्रज्ञाशाली, प्रज्ञा वैभवी से संयुक्त कवि अपने विषय को देखता है। यही कारण है कि निराला के भिक्षुक को जब हम देखते हैं तो हमें यह लगता है कि यह अपूर्व है। हिमालय को हम अपनी आंखों से देखते हैं, पर एक कवि जब हिमालय का वर्णन करता है, जब कालिदास कहते हैं पृथिव्या इव मानदंडः, तो उस तरह से हमारा ध्यान हिमालय पर कभी गया नहीं था जिस तरह से कालिदास का जाता है कि यह ऊंचाई में पृथ्वी का मानदंड है। इस तरह से साधारण जन ने सोचा नहीं। तो यह है जाने हुए विषय को भी नया कर देना, अपूर्व बना देना। राम की कथा न जाने कितने कवियों ने कही है। वाल्मीकि का रामायण अलग है, तो क्या वाल्मीकि के रामायण के होते हुए तुलसीदास के रामचरितमानस का महत्व नहीं है? ऐसा नहीं। तुलसीदास की बताई हुई राम कथा को ही बाद के कवियों ने, निराला आदि कवियों ने अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया, और वाल्मीकि की बताई हुई राम की कथा को तुलसीदास ने अपनी प्रतिभा से नया जीवन, नया स्वरूप दिया है, उसे नया बना दिया है। और जब हम इन सारी रचनाओं को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सभी कवियों के यहाँ वही कथा, हमारी जानी हुई कथा, बहुत अधिक परिचित कथा एकदम अपूर्व होकर उपस्थित होती रही है। तो इस तरह से आज के अपने इस व्याख्यान में हमने काव्य हेतुओं की चर्चा की है और उन काव्य हेतुओं के अंतर्गत प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को जाना है।